हेलो बच्चों, लास्ट टाइम हमने वेक्टर्स के बेसिक्स सीखे थे और एक फॉर्मूला भी ड्राइव किया था रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने के लिए। आई होप वो सब लोगों ने मगअप कर लिया होगा, है ना। और तभी ये लेक्चर यूजफुल होगा। तो हमेशा जब भी कोई लेक्चर आप लोग देखें तो उसके पहले वाला वीडियो जरूर देखें, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा, है ना। तो ये जैसे कि आज एक प्रॉब्लम है, इसमें वही वेक्टर एडिशन पर ही बेस्ड ये प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या है कि जैसे ये दो वेक्टर्स हैं, तो इन दोनों वेक्टर्स का जो सम है वो 8 है। मींस जैसे कि ये दो दो वेक्टर्स हो गए ए और बी, है ना। इनके मैग्नीट्यूड का सम कितना है? 8 है। ऐसा क्वेश्चन में लिखा गया है कि मैग्नीट्यूड का सम जो है वो 8 है, राइट। अब ये कहा गया है कि इनका जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड 4 है। देखिए इतना अंतर है, ये यही तो वेक्टर में है। ये स्टेटमेंट अलग है, ये स्टेटमेंट अलग है। यहां वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का सम 8 है और ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 है। ये सब वेक्टर में चलता है ना। आपको भी समझ में आएगा ये सब क्या चक्कर है। और वो ये बोल रहे हैं कि ये जो रिजल्टेंट है वो स्मॉलर वेक्टर पर परपेंडिकुलर है। सपोज ए और बी में से ए स्मॉलर वेक्टर है, जो रिजल्टेंट ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो हमें क्या करना है, ए और बी के मैग्नीट्यूड्स पता करने हैं और उनके बीच का एंगल पता करना है। ठीक है, ओके। तो इसके लिए जैसे ये ए हो गया स्मॉलर वेक्टर, बी हो गया बिगर वेक्टर, और एज पर द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन ए प्लस बी क्या होना चाहिए? स्मॉलर वेक्टर के परपेंडिकुलर। लेकिन ये तो आया ही नहीं। तो हमें फिर समझ में आता है कि ये एप्रोप्रिएट ड्राइंग करनी पड़ेगी बेटा। एप्रोप्रिएट ड्राइंग क्या होगी इसकी? थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ही समझ में आने लगता है कि जैसे ये स्मॉलर वेक्टर हो गया, अब रिजल्टेंट वी वांट परपेंडिकुलर टू स्मॉलर वेक्टर। तो रिजल्टेंट जो होगा वो पहले सोच लो, ये रिजल्टेंट हो गया सब। और ये दूसरा वेक्टर अब इधर रखना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरा वेक्टर इधर तो रख नहीं सकते हैं। रिजल्टेंट अगर ये है ए प्लस बी है अगर ये, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, ये ऐसे बी बनाना पड़ेगा। और एक अप्रोक्सीमेट सी ड्राइंग है ना, वो अपन फ्री हैंड ड्राइंग कर लेते हैं, है ना। बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी करना होता है, बहुत इसमें प्रिसाइज नहीं हो सकते हैं क्योंकि फ्री हैंड 4 है। ठीक है, ये कितना है बेटा? 4। ये कितने हैं वी डू नॉट नो, लेकिन इनका सम मालूम है हमें। इनका सम जो है वो 8 है। तो अब इसमें अपन ऐसा सोच लो कि लेट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? x मान लो। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 8 माइनस एक्स। देखिए ये x हो गया, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 8 माइनस एक्स। अच्छा, अब इसके बाद मैंने बताया वेक्टर्स को अगर आप ज्योमेट्री में, आपको ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री क्लियर है ना, तो वेक्टर्स कोई नई चीज है ही नहीं है। कैसे? ये साइड हो गई x और ये साइड हो गई आपकी 8 माइनस एक्स, साइज वाइज मैग्नीट्यूड वाइज। अगर ये x है तो ये भी x होगा, राइट। अब ये x जो है वो अननोन है, x निकला है तो ये b भी निकल आएगा। अब ये x अननोन है, ये 8 माइनस एक्स हो गया, राइट। ओके, ठीक है ना। अब इसका साइज और मालूम है हमको, a प्लस बी का साइज कितना है बेटा? 4। अब तो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर इस साइड का साइज है 4, इसका x है, इसका 8 माइनस एक्स है, तो सामने क्या रखा हुआ है आपके? एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल क्यों है ये? बिकॉज एज पर द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन a प्लस बी इज परपेंडिकुलर ऑन a वेक्टर। ओके, अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओपन कर लीजिए इसको, 64 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x इज इक्वल टू 16 प्लस एक्स स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर कट गया, और ये 64 में से 16 गए, 48 इज इक्वल टू 16x, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू कितना आ गया 3। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 3 आंसर। इसका कितना हो गया 5, 8 माइनस 3 5, 8 माइनस 3 के हिसाब से ये 5 हो गया। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 हो गया और ये 5 हो गया, है ना। एक बार फिर से देख लो, ये 3 है, ये 5 है और ये 4 है, और ये बड़ा फेमस ट्राइंगल है, तुम लोगों को मालूम है, ये तो वेक्टर्स में फिजिक्स में बहुत यूज होता है, 3 3 4 5। तो ऐसे करके हो गया। अब पूछे कोई एंगल कितना है ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच का एंगल कितना है, तो ये कैसे पता करेंगे, 90, तो ये पकड़ो और ये एंगल को कुछ पुकार लो, अल्फा बोल लो इसको। अब ये 3 है, ये 4 है, तो अपन कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लगा सकते हैं। सपोज tan अल्फा लगा दिया हमने, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया tan इनवर्स 3/4, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। अब ये इंफॉर्मेशन रटी हुई है हमको कि ये पहले से ही मालूम है, अभी स्टूडेंट इसके बारे में बॉदर ना करें, और वैसे भी इसको लर्न करना पड़ता है, बहुत फेमस है, बार बार फ्रीक्वेंटली अकर्ड है फिजिक्स में। तो ये हो जाता है 37 डिग्री अप्रॉक्स, है ना। तो डोंट बॉदर अबाउट कि ये सब कैसे होता है ना। एक तो साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, या ट्रिग्नोमेट्री टेबल से निकाल सकते हैं, या फिर ज्योमेट्री से ड्राइंग करके अपन पता कर सकते हैं, बट वो सब नहीं करना है अपने को, सिंपली इसको लर्न करना है, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू 37 डिग्री, तो ये 90 और 37 कितना हो जाएगा 127। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना हो जाएगा 127 डिग्री, 90 प्लस 37। अगर ये 37 नहीं मालूम है तो आप ऐसे करके भी आंसर दे सकते हैं, 90 प्लस tan इनवर्स 3/4, है ना। और कहने की जरूरत ही नहीं है कि इसको अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 भी लिख सकते हैं और sin इनवर्स 3/5 भी लिख सकते हैं, बिकॉज इफ वी हैड यूज्ड sin अल्फा इंस्टेड ऑफ tan अल्फा, द आंसर वुड हैव बीन अल्फा इज इक्वल टू sin इनवर्स 3/5। तो ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। वेक्टर्स फिजिक्स में कैसे यूज होते हैं, बहुत यूज है। जैसे कि एक एरोप्लेन है और उसकी जो फ्लाइंग स्पीड है, जो उसकी मशीन जो उसे फ्लाइंग स्पीड इंपार्ट करती है ना, सपोज वो जो स्पीड है वो 600 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अच्छा, मैं एक रेफरेंस बना देता हूं, उसके हिसाब से ही चलेंगे। ये ईस्ट है, ये नॉर्थ, और ये वेस्ट और साउथ। हाँ देखिए बच्चों, अब ये जो वेक्टर्स हैं वो फिजिक्स में कैसे आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। एक एग्जांपल से मैं बताऊंगा। जैसे कि कोई एरोप्लेन है और उसकी जो फ्लाइंग स्पीड है, जो उसकी मशीन जो उसे स्पीड इंपार्ट कर रही है, वो स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज इक्वल टू 480 किलोमीटर पर आवर है, राइट। और अब ये तो स्पीड ऑफ एरोप्लेन है 480 किलोमीटर पर आवर। अब उस पर्टिकुलर डे विंड इज ब्लोइंग, अच्छा ये स्पीड ऑफ एरोप्लेन है किस डायरेक्शन में, मान लो किसी भी डायरेक्शन में, सपोज टुवर्ड्स ईस्ट है, मतलब जो एरोप्लेन का जो पायलट है वो ईस्ट की तरफ अपने एरोप्लेन को उड़ा रहा है, ठीक है। तो उसने ईस्ट की तरफ अपने स्टीयरिंग किया हुआ है, और विंड इज ब्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ कितनी मान लें 200 किलोमीटर पर आवर, ओके। काफी विंडी डे है ये, है ना। तो 200 किलोमीटर पर आवर, और सपोज टुवर्ड्स नॉर्थ ये चल रही है, टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि अब क्वेश्चन ये है कि ये मतलब 10 मिनट बाद इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो। एरोप्लेन की मशीन जो है उसे 480 किलोमीटर पर आवर दे रही है ईस्ट की तरफ,
और विंड जो है वो 200 किलोमीटर पर आवर से चल रही है नॉर्थ की तरफ। तो इस केस में अगर एरोप्लेन मशीन नहीं होता तो भी 200 किलोमीटर पर आवर से तो जाता ही नॉर्थ में। तो यहां रिजल्टेंट स्पीड का कॉन्सेप्ट अराइज होता है। रिजल्टेंट स्पीड कैसे है कि एरोप्लेन की वेलोसिटी तो ये हो गई va, दैट इज टुवर्ड्स ईस्ट, और जो विंड की स्पीड है वो 200 किलोमीटर पर आवर है, और विंड की स्पीड किधर, नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ ऊपर। तो ये विंड की स्पीड हो गई 200 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो अब जो रिजल्टेंट स्पीड होगी एरोप्लेन की, ये तो स्पीड एरोप्लेन की वो थी जब अपन विंड को स्टिल मान के अपन ने ये स्पीड लिखा हुआ है। अब जब रिजल्टेंट स्पीड कितनी होगी इसकी, तो ये आसान होता है, आसान क्वेश्चन ही आते हैं फिजिक्स में कि क्या आसानी क्या है इसमें। इसमें इजीनेस ये है, ईज ये है कि परपेंडिकुलर है, तो बहुत सिंपल हो जाता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कल स्पेशल केस बताए थे ना, तो बिल्कुल वैसे ही है। तो जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो ये हो जाएगा, और रिजल्टेंट जो वेलोसिटी होगी उसका मैग्नीट्यूड कैसे दिया जाएगा, वैसे तो फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है, लेकिन थीटा 90 होने की कंडीशन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रह जाता है, तो va स्क्वायर प्लस vb स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 480 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। इसमें से 40 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, वो बाहर आकर 40 हो जाएगा, और 40 का स्क्वायर कॉमन आएगा तो ये 12 बचेगा, 12 का स्क्वायर, और ये 40 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, और ये इसको सॉल्व कर लेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो जाएगा आपका 169, और 169 जो है उसका हो जाएगा 30, तो 40 इंटू 13, तो ये कितना हो जाएगा 520, कितना हो जाएगा 520 किलोमीटर पर आवर। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गई 520 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब उन्होंने क्या पूछा था, 10 मिनट बाद इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेलोसिटी इंटू टाइम होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। ओके, तो वेलोसिटी इंटू टाइम, बट वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 520, और टाइम कितना है 10 मिनट, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है। अब ये यूनिट्स का जब लेक्चर लेंगे और फिर आगे समझ में आ जाएगा, ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको भी आवर्स में रख लो, 10/60 आवर, और ये एक मिनट ऐसा कर ही देता हूं, किलोमीटर पर आवर इंटू आवर से आवर कैंसिल हो जाएगा, और ये ऐसे, और ये आ जाएगा आपका 520/6 किलोमीटर। ठीक है, अब डिवाइड कर लेना इसको। अच्छा देखिए, ये लास्ट जो क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसमें ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसे बताएंगे। अगर किसी ने पूछा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है तो वो कैसे बताएंगे। तो देखिए, ये जो एरोप्लेन की जो स्पीड थी वो थी 480 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड कितनी थी ये 200 किलोमीटर पर आवर, किसकी, विंड की स्पीड। ठीक है, मैं ज्यादा डिनोटेशंस नहीं लिख रहा हूं क्योंकि अपने को ये सब जल्दी जल्दी करना आना चाहिए बेटा। तो रिजल्टेंट कितना हो गया, रिजल्टेंट हो गया था 520 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब ये क्या माना था अपन ने, ईस्ट, ये रेफरेंस क्या माना था, नॉर्थ। ये डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होती है ना, वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही होती है। अब ये डायरेक्शन को बोलेंगे कैसे, कैसे बताएंगे इस डायरेक्शन को, बताइए। ऐसे ऐसे बता देंगे कि ऐसे होगी, ऐसे कहने से तो कोई मतलब नहीं है, आपको डायरेक्शन प्रॉपरली बताना पड़ेगा। चाहे तो आप नॉर्थ से एंगल दे दो और चाहे आप ईस्ट से एंगल बता दो, किसी भी एक डायरेक्शन से एंगल बता दो। तो सपोज मैंने ये तय किया कि मैं ईस्ट से एंगल बताऊंगा, तो वो कैसे करेंगे, tan अल्फा इज इक्वल, चाहे tan अल्फा लगा तो tan अल्फा ही सही रहता है वैसे, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 200 और बेस कितना है 480, तो ये आपका हो गया
5/12, अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 5/12। ये डायरेक्शन हो गई। नहीं नहीं, इट्स नॉट सफिशिएंट, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि ये 10 इनवर्स 5/12 एंगल पर होगा डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये एंगल के बारे में ये जरूर बताना पड़ेगा कि वो किधर से स्टार्ट किया गया है मेजर करना और किस तरफ किया गया है। तो ये एंगल देखिए कहां से स्टार्ट किया गया है, ईस्ट से, लेकिन ईस्ट से तो हम नॉर्थ की तरफ भी मेजर कर सकते हैं और साउथ की तरफ भी मेजर कर सकते हैं। तो ये कैसे लिखना पड़ेगा इसको प्रॉपरली, ईस्ट 10 इनवर्स 5/12, नॉर्थ ईस्ट 10 इनवर्स 5/12 नॉर्थ, ऐसे करके लिखना पड़ेगा। अब 10 इनवर्स 5/12 की वैल्यू क्या होती है वो मेरे को भी नहीं मालूम है, तो आप भी बॉदर मत कीजिए, सिंपली वो साइंटिफिक कैलकुलेटर से आएगी, और ये एक्सपेक्टेड नहीं होता कि स्टूडेंट ये सारी वैल्यूज को क्रैम करें, कुछ स्पेशल केसेस होते हैं बस उन्हीं को क्रैम करना होता है। तो ईस्ट से 10 इनवर्स 5/12 नॉर्थ। देखो बच्चों, अब ये जो प्रॉब्लम है इसमें क्या है कि एक मैन जो है वो स्टिल वाटर में, काम वाटर में 5 किलोमीटर पर आवर से स्विम कर सकता है, ठीक है, और एक रिवर है और रिवर 3 किलोमीटर पर आवर से फ्लो हो रही है, ठीक है। तो अब उसे, ये 1 किलोमीटर वाइड रिवर है, देखिए ये रिवर है ना, और रिवर जो है, ये रिवर की वेलोसिटी हो गई, और रिवर की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक पर्सन जो है उसमें 5 किलोमीटर पर आवर से स्विम कर सकता है, ये उसकी खुद की कैपेसिटी है, मतलब अगर उसे किसी स्टिल पॉन्ड में उतार दिया जाए तो वो 5 किलोमीटर पर आवर से स्विम करेगा। अब रिवर में जाके उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ये पहले से बताना संभव नहीं है, क्योंकि अगर मान लो रिवर 3 किलोमीटर पर आवर से बह रही है, तो यदि वो रिवर के अलोंग तैरेगा तो उसकी स्पीड में लाओ बता देता हूं, 5 अलोंग, मतलब उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम तैरेगा तो स्पीड, उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी 5 + 3 8 हो जाएगी। अगर वो रिवर के अपोजिट तैरेगा तो उसकी स्पीड 5 - 3 2 ही रह जाएगी, उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 2 ही रह जाएगा। तो रिवर में जाके उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पॉन्ड में उसकी वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन रिवर में जाके उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये तो वो रिवर के स्ट्रीम की डायरेक्शन से कितने एंगल पर स्विम कर रहा है उसी से मालूम पड़ेगा। तो वो ये चाहते हैं कि ये 1 किलोमीटर वाइड रिवर है, इस 1 किलोमीटर वाइड रिवर को शॉर्टेस्ट पाथ से क्रॉस करना चाहता है। तो शॉर्टेस्ट पाथ तो मेरे ख्याल से, अगर यहां से, जैसे ये एक बैंक है और यहां से इधर जाना है, तो यहां जाने का ये होगा क्या शॉर्टेस्ट पाथ, ये होगा क्या, जी नहीं, ऑब्वियसली वो शॉर्टेस्ट पाथ तो यही होगा, शॉर्टेस्ट पाथ तो यही होगा, शॉर्टेस्ट पाथ तो बिल्कुल अक्रॉस परपेंडिकुलरली। तो चलिए फिर, अगर ये पाथ है तो उसको ऐसे ही कोशिश करवा देते हैं, मतलब जो स्विमर है और मैन है और वो उसने अपना इस डायरेक्शन में एफर्ट्स करने शुरू कर दिए हैं, इस डायरेक्शन में एफर्ट्स कर रहा है वो 5 किलोमीटर पर आवर से। पर अगर वो ऐसा करेगा ना तो हम उसे एक नोविस पर्सन ही बोलेंगे, नोविस स्विमर है, क्योंकि वो जानते ही नहीं है कि अगर मैं ऐसे एफर्ट्स करूंगा तो रिवर के ड्रिफ्ट की वजह से, मैं क्या बोला, ड्रिफ्ट, यस, रिवर अपने साथ ड्रिफ्ट करेगी, उसको अपनी डायरेक्शन में उसे प्रोपेल करेगी, तो रिवर के ड्रिफ्ट की वजह से वो ऐसे जाएगा नहीं, ऐसे जा नहीं पाएगा वो एक्चुअली में, ये उसके खुद के एफर्ट्स हैं, ये उसकी ओरिजिनल स्पीड है जो उसकी मसल पावर से उसको मिलती है, ये रिवर की स्पीड है। अगर वो डेड बॉडी भी होता तो इस स्पीड से तो चलता, तो एक्चुअली वो इन दोनों के रिजल्टेंट की डायरेक्शन में जाएगा, और अगर वो ऐसे जाएगा
तो इसको शॉर्टेस्ट पाथ तो नहीं बोलेंगे, ये दिस इज नॉट द शॉर्टेस्ट पाथ, ये शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है। फिर कैसे करें कि वो ऐसे चला जाए? तो थोड़ा सा दिमाग लगाने पे ही समझ में आएगा कि अगर वो ऐसे, इफ ही हैड मेड हिज एफर्ट्स अलोंग दिस डायरेक्शन, then the resultant possibility of resultant would have been, could have been, ऐसा हो सकता था कि इस डायरेक्शन में इसकी रिजल्टेंट आ जाए। इस डायरेक्शन में इसका रिजल्टेंट आ जाए। ये एक अप्रोप्रिएट डायग्राम है। देखिए रिवर की वेलोसिटी हो गई 3, मैन की एक्चुअल वेलोसिटी जो है, जो काम वाटर में, स्टिल वाटर में उसकी स्पीड है वो 5 हो गई, और ये रिजल्टेंट स्पीड हो गई, परिणामी चाल, और ये आ गया आपकी इच्छा के अनुसार। कैसे आया ये? परपेंडिकुलर आ गया। ये जो चाहते थे आपके ऐसे आ जाएं, आ गया। अब सब कुछ, इसके बाद वेक्टर का कुछ नहीं है इसमें। अगर आप ज्योमेट्री जानते हैं, आप प्ले कीजिए क्वेश्चन के संग, एक सब कुछ अपने आप बोल रहा है वो क्वेश्चन की, ये 3 है, ये 5 है, ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, और ये 5 है, ये 3 है तो ये 4 हो जाएगा। लीजिए साहब। अच्छा कैसे कैसे? पाइथागोरस थ्योरम, फेमस ट्राइंगल है 3 और 4 5। तो ये क्या था? ये था मैन की इस वेलोसिटी और रिवर की वेलोसिटी का रिजल्टेंट। तो मैन की वेलोसिटी और रिवर की वेलोसिटी के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया 4 किलोमीटर पर आवर, यानी उसकी इस डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर रह जाएगी, भले ही वो 5 किलोमीटर पर आवर से अपने इफर्ट्स कर रहा है, पर रिजल्टेंट स्पीड हो जाएगी उसकी 4 किलोमीटर पर आवर अक्रॉस। क्या समझे? अच्छा। तो क्या पूछा क्या था कि व्हाट टाइम विल ही टेक इन क्रॉसिंग द रिवर। अब रिजल्टेंट स्पीड हो गई 4 किलोमीटर पर आवर, और ये डिस्टेंस कितनी है इस डायरेक्शन में? 1 किलोमीटर। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये सब आगे आने वाला चैप्टर है, उसमें बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। अब ये डिस्टेंस कितनी है? कितनी है डिस्टेंस? 1 किलोमीटर। और स्पीड कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर किलोमीटर करके 1/4 आवर। 15 मिनट, 15 मिनट में क्रॉस कर लेगा, और ये उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी शॉर्टेस्ट पाथ पे जाने की। लेकिन ये इच्छा यूं ही पूरी नहीं होगी कि ऐसे ऐसे तैरना शुरू कर दें तो ऐसे ऐसे उसका विश पूरी हो जाए। इसको, इस विश को पूरा करने के लिए, अक्रॉस जाने के लिए, उसे एक खास एंगल पर तैरना होगा। कोई बता सकता है कि किस एंगल पर तैरना होगा? अगेन ऐसे काम नहीं चलेगा कि ऐसे तैरना होगा, ये नहीं बताना पड़ेगा। अब आपको एंगल बताना पड़ेगा। अब यहां एंगल बताने के लिए आप क्या करो, रिवर के फ्लो की डायरेक्शन से एंगल बताओ, क्योंकि वही रेफरेंस अवेलेबल है। यहाँ ईस्ट वेस्ट बोलने से कोई फायदा नहीं है, ये रिवर के फ्लो से उसका एंगल बताना पड़ेगा। व्हाट दिस एंगल इज? क्या है ये एंगल? क्या है? 120 डिग्री? हर ऑब्ट्यूस एंगल 120 डिग्री थोड़ी होता है, ये 120 नहीं है। देखिए इसको पार्ट्स में कर लो, ये 90 है, ये 90 है, और ये कितना है? tan अल्फा इज इक्वल टू, अगेन अब इसको अल्फा पुकार लो, इसको अल्फा पुकार लो, और इसमें tan अल्फा लगा दो। tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। तो यहां से हमने रटा हुआ है अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, और ये आ जाएगा आपका 37 डिग्री। तो 90 प्लस 37, अगेन वही उसी टाइप की प्रॉब्लम आ गई। ही शुड स्विम at an angle of 127 degree. He should swim at an angle of
127 degree from the flow of river. By doing so, he will actually go across the river and will cross the river in just 15 minutes, and that is through the shortest path. ठीक है? अच्छा, अब आप लोग ये सोचना कि अगर रिवर की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर होती और मैन की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर होती, अगर इस डाटा को रिवर्स कर दें तो क्या ये ऐसे जा पाता? इस प्रकार से जा पाता? ये ऐसे अक्रॉस पार करने की उसकी इच्छा पूरी हो सकती थी? ये मैं जब वन डायमेंशनल मोशन का रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह का पढ़ाऊंगा तब उसमें एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आप लोग सोचिए और मुझको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखकर बताइए इसका, है ना, कि क्या ये अब अगर ऐसा हो जाता, रिवर्स हो जाता, तो हाउ इट वुड बी पॉसिबल। देखिए बच्चों, अब ये एक प्रॉब्लम है, इसमें ये एक पार्टिकल है विच इज एक्टेड अपॉन बाय 3 फोर्सेस। 3 न्यूटन एक फोर्स लग रहा है इधर एक्स एक्सिस के अलोंग, ये 4 न्यूटन का फोर्स है ये वाई एक्सिस के अलोंग है, मतलब ये परपेंडिकुलर हो गए, और एक और फोर्स लग रहा है उस पर 5 न्यूटन का, वो जस्ट मिडिल में लग रहा है। अब ये पूछा कि इस पर टोटल फोर्स कितना होगा, तो सबसे, अब शायद ये तो करोगे नहीं कि 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 न्यूटन होगा, ये तो होगा नहीं, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी में ऐसे तो होता नहीं है। फिर एक और विचार मन में आ रहा है, वो क्या कि 3 और 4 का रिजल्टेंट हमने रट रखा है 5 होता है, परपेंडिकुलर होते हैं, तो जैसा कि इस केस में, तो 3 और 4 का हो जाएगा 5, और 5 और 5 10 हो जाएंगे। 3 और 4 का रिजल्टेंट 5, और 5 और 5 कोलिनियर होने की वजह से 10 हो जाएंगे। जी नहीं, ये भी गलत है। ये इसलिए गलत है बेटा कि 3 और 4 का रिजल्टेंट 5 हो जाएगा, वो बात तो सही है कि 3 और 4 का रिजल्टेंट 5 हो जाएगा, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन फिर 5 और 5 कोलिनियर नहीं है, ये एक ही डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए 5 और 5 10 नहीं होगा। ये कैसे मालूम पड़ा कि ये 5 इसके संग लाइन में नहीं है? ये कैसे मालूम पड़ा कि ये 5 इसके संग लाइन में नहीं है? वो एक्चुअली में अपन ने ये एंगल पता कर लिया था, लेट दिस एंगल इज अल्फा, तो वो tan अल्फा इज इक्वल टू, ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू 4/3 से ये एंगल 45 नहीं होगा ना, कि tan 45 तो 1 होता है, तो 4/3 tan इनवर्स 4/3 ये मुझे पहले से रटा हुआ है 53 डिग्री होता है, तो ये एंगल होगा 53 डिग्री और ये होगा 45, तो इसलिए ये तो पक्का मालूम पड़ गया कि ये दोनों एक लाइन में नहीं है। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए फिर क्या करेंगे? ये एक बहुत टीडियस प्रोसेस हो जाएगा, मतलब ऐसे करके पैरेललोग्राम बनाओ और फिर उनका वो करो, इनके बीच का एंगल हो जाएगा लगभग 8 डिग्री, फिर √5² + 5² + 2 × 5 × 5 cos 8 करेंगे, हो नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल होगा ये ऐसा करना, क्योंकि फिर दो का जोड़ो, उसमें होता क्या है कि दो वेक्टर्स को जो एडिशन आया उसको तीसरे के साथ जब ऐड करना होता है तो एंगल वगैरह डिसाइड करने में बहुत दिक्कत आती है। तो फिर अगर फोर्सेस 2 से ज्यादा हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो फिर उनको ऐड कैसे करेंगे? वेलोसिटीज 2 से ज्यादा हो तो फिर उनको ऐड कैसे करेंगे? इसके लिए हमें कुछ और सीखना पड़ेगा। क्या? टेकिंग कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, ये सीखना पड़ेगा। टेकिंग कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, ये सीखना पड़ेगा हमको। हाउ डू वी टेक कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर? देखिए, अगर ये वेक्टर है कोई ए वेक्टर, कंपोनेंट मतलब हिंदी में घटक बोलते हैं, उस वेक्टर का उस किसी डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट मींस उसका प्रोजेक्शन, उसका इफेक्ट, है ना। तो जैसे ये ए वेक्टर है और ये इसका हमें ये एक्स एक्सिस या कोई डायरेक्शन है, गिवन डायरेक्शन है,
इस डायरेक्शन में इस वेक्टर का इफेक्ट क्या होगा, कंपोनेंट क्या होगा, प्रोजेक्शन क्या होगा, शेडो क्या होगी, वो पता करना है। तो सबसे पहली बात तो ड्राइंग करना आना चाहिए। तो ड्राइंग करने के लिए क्या करते हैं, इसमें बहुत सिंपल है। जैसे ये एक वेक्टर है, इसका नाम रख लो कुछ ओबी पे। अब इस वेक्टर की इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है, ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। परपेंडिकुलर शुड फॉर्म एट द डायरेक्शन अलोंग विच कंपोनेंट हैज बीन डिजायर्ड। और परपेंडिकुलर ड्रॉप करते ही वी विल गेट अ पॉइंट, और फिर इसके टेल को उससे मिला देंगे ऐसे। टेल को उससे मिला देंगे और इस प्रकार, और फिर इसको ऐसे करके एक एरो हेड लगा देंगे। तो ये जैसे इसको कुछ लिख लें अपन ओसी। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, ओसी इज द कंपोनेंट वेक्टर ऑफ ओबी अलोंग, अगर ये एक्स एक्सिस है, अलोंग एक्स एक्सिस। ये कंपोनेंट की ड्राइंग हो गई, ठीक है। इस ओबी का वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, तो अगर इस वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट ड्रॉ करना है तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, वी विल गेट अ पॉइंट। सपोज ये कुछ भी पॉइंट है, डी पॉइंट है, तो फिर अब इसमें ओ से डी को जोड़ दो, एक एरो मार्क कर दो, और ये ओडी जो हो जाएगा, ओडी इज द कंपोनेंट ऑफ ओबी अलोंग वाई एक्सिस। मतलब ओसी और ओडी ओबी के कंपोनेंट्स कहलाएंगे। और देखिए ये जो है, जब दो कंपोनेंट्स जो हम करते हैं अगर वो परपेंडिकुलर होते हैं तो इनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं, इनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं, है ना। और इस प्रोसेस को रेजोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन। आप ऐसा समझ लीजिए कि ओसी और ओडी से मिलकर बनाए ओबी। मींस अगर देखा जाए तो रिजोल्यूशन और वेक्टर एडिशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। यदि ओसी और ओडी को ऐड कर देंगे तो ओबी मिल रहा है, और ओबी का ब्रेक कर देंगे तो हमें ओसी और ओडी मिल जाएंगे। तो ये ब्रेक, ओबी को ब्रेक कर दिया तो ओसी और ओडी मिल जाएंगे, है ना। और इनको ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो रिजोल्यूशन करना आना चाहिए, पर पहले ड्राइंग क्लियर कर। अच्छा बच्चों ये बताना जरा, अगर ये वेक्टर है, राइट है, और इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ड्रॉ करना है, तो हाउ विल यू डू इट। इसको यहां से मिटा देते हैं। इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ड्रॉ करना है, तो देखिए अब वही है कि यहां से एक परपेंडिकुलर गिरा देंगे, ये ऐसे परपेंडिकुलर हो गया, है ना। इसका नाम रख लो ओ, ये पॉइंट मिल गया, और ये ऐसे मैच कर दिया। ऐसे करोगे क्या, ओ बी इज द कंपोनेंट ऑफ ओ ए। नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि परपेंडिकुलर शुड फॉर्म एट द डायरेक्शन वेयर द कंपोनेंट हैज बीन डिजायर्ड। तो परपेंडिकुलर ऐसे फॉल किया जाएगा यहां से। देखिए ये जो मैं अपना लेक्चर डिजाइन कर रहा हूं वो बिल्कुल उन बच्चों के लिए कर रहा हूं बेटा जो 11th क्लास में अभी अभी आए हैं। तो उनको ये मैंने अपने करियर में ये देखा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बहुत कंफ्यूजन्स रहते हैं। तो मैं वो सारे एज्यूम करते हुए कि बच्चों को ये प्रॉब्लम आती हैं, तो वो मैं कोशिश कर रहा हूं। हाँ, ये यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो परपेंडिकुलर यहां फॉर्म होना चाहिए। तो ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते ही आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। और ये देखिए
अब होगा ये OC इज द कंपोनेंट, OC इज द कंपोनेंट ऑफ OA along द गिवन डायरेक्शन। तो ये कंपोनेंट की ड्राइंग करनी आ गई है ना। एक चीज और, अब बताइए, ये वेक्टर है, सपोज ये वेक्टर है, इसका इस डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा? ये परपेंडिकुलर है, मतलब समझ गए ना? हाँ, इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा? अब बच्चे कई बार बोल देते कि साहब यही हो जाएगा, ये इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में यही कंपोनेंट हो जाएगा। बिल्कुल गलत है। तरीका वही है कि इसके हेड से गिवन डायरेक्शन पर परपेंडिकुलर फॉल कर दो। लीजिए, ये परपेंडिकुलर फॉल कर दिया, परपेंडिकुलर फॉल करते ही आपको एक पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट को वेक्टर की टेल के साथ जोड़ना है। तो जो पॉइंट मिला उसे, अब वेक्टर की टेल भी यही है, उस पॉइंट को वेक्टर की टेल के साथ जोड़ेंगे तो उसी पॉइंट को उसी पॉइंट से जोड़ देंगे। तो यहां क्या मिला? कोई लेंथ नहीं है इसमें, सिंगल पॉइंट है ये। तो इसको जीरो वेक्टर बोलते हैं क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड नहीं है। दिस इज जीरो वेक्टर। ओके, अब क्या फंडा बना लिया हमने आगे के लिए कि कोई भी वेक्टर अपने से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपना कोई कंपोनेंट नहीं रखता है। ये ग्राफिकली समझ में आ रहा है। एनी वेक्टर डज नॉट लीव एनी ऑफ इट्स कंपोनेंट इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट। अब ड्राइंग करनी तो हमने सीख ली कंपोनेंट की, लेकिन कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड वगैरह कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए फटाफट, है ना। ये एक वेक्टर है, सपोज ए वेक्टर है, इसका साइज क्या मान लें? एक्स वाई, या ऐसा करो ए ही मान लो, है ना। वो कुछ दिक्कत, जब ऊपर इस टाइप से लिख देते हैं तो मैग्नीट्यूड होता है, और ऊपर निशान लगा देते हैं एरो तो वेक्टर होता है। तो ए वेक्टर का साइज ए हो गया। अब सपोज ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर है, तो वाई एक्सिस से कितना हो जाएगा? कहने की बात ही नहीं है कि 90 माइनस थीटा पे हो जाएगा वो। खैर, अब हमें क्या करना है, इसका रेजोल्यूशन करना है, और जो इसके कंपोनेंट्स हैं उनके मैग्नीट्यूड्स कितना होता है वो मालूम करना है। तो ये ए वेक्टर जो है, अगर इसके कंपोनेंट ड्रॉ करूं तो ये, एक मिनट इसका नाम रख लेते हैं, ओ ए बी। तो ये ओ बी जो होगा वो तो कंपोनेंट हो गया अलोंग एक्स एक्सिस, और ओ सी जो होगा वो क्या हो गया? कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। OB एंड OC आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, और इस प्रोसेस को रिजोल्यूशन बोलते हैं। तो ठीक है, इसको ए वेक्टर को ब्रेक कर दिया, लेकिन अब इसका साइज तो हमें मालूम है, इस कैपिटल ए है। अब इसका साइज और इसका साइज क्या हो जाएगा? इसका साइज और इसका साइज क्या हो जाएगा? अगेन ट्रिग्नोमेट्री हेल्प्स अस। अगर इस लाइन की लंबाई a है तो इस लाइन की लंबाई क्या होगी? प्रैक्टिस कर लो और बार बार दिमाग मत लगाओ। अगर इस लाइन की लंबाई a है तो इस लाइन की लंबाई a cos थीटा होगी। यानी जिस डायरेक्शन से एंगल मेजर किया जाता है उस डायरेक्शन में तो कंपोनेंट हो जाता है cos थीटा टाइम्स, और उसकी जो रिमेनिंग डायरेक्शन होगी, वो रिमेनिंग जो डायरेक्शन बचती है उसमें कंपोनेंट हो जाता है साइन थीटा टाइम्स। देखिए थीटा बार बार वही ले रहे हैं, जिस डायरेक्शन से एंगल मेजर किया जाएगा उस डायरेक्शन में cos थीटा टाइम्स कंपोनेंट, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन थीटा टाइम्स कंपोनेंट। रट लिया हो तो मैं समझाऊंगा। a cos थीटा जिस डायरेक्शन से एंगल नप रहा है उस डायरेक्शन में cos थीटा टाइम्स, और रिमेनिंग जो दूसरी डायरेक्शन बचती है उसमें साइन थीटा टाइम्स। अब ये होता कैसे है वो समझ लो। अगर इस ट्राइंगल में हम cos थीटा लगा दें, एक मिनट इसको मिटा देता हूं क्योंकि अब अपन बता रहा हूं कि एक्चुअल हुआ कैसे है। तो इस ट्राइंगल OAB में देखिए cos थीटा की वैल्यू लगाएं तो cos थीटा इज इक्वल टू होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब हाइपोटेनियस यानी ए वेक्टर का साइज है a, तो हो गया नहीं हो गया OB बराबर a cos थीटा। मैंने यही तो कहा था a cos थीटा होगा, हो गया। अब इसमें साइन थीटा लगा दीजिए, तो साइन थीटा क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है? ये,
पर ये और ये बराबर होते हैं रेक्टेंगल में, तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओसी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, अगेन हाइपोटेनियस वही है ए, तो इस हिसाब से अगर देखें तो ओसी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए साइन थीटा, ये ए कॉस थीटा हो गया, ये ए साइन थीटा हो गया। आई बात समझ में? तो ए वेक्टर किससे मिलकर बना है, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा से मिलकर बना है। ऐसे लिख दूं, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा। अच्छा लग रहा है? बिल्कुल बेकार लग रहा है ये। क्यों? क्योंकि ये तो वेक्टर लैंग्वेज हो गई, ए वेक्टर, और ये स्केलर लिख दिया आपने। ए कॉस थीटा ए साइन थीटा से मिलकर बना हुआ, लेकिन ये स्केलर है, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही तो लिखे। इसको प्रिसाइजली कैसे लिखेंगे? अगर अच्छे से लिखना चाहते हो तो ये ए कॉस थीटा है, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। अब इसको वेक्टर सेंस प्रोवाइड कराने के लिए एक यूनिट वेक्टर अटैच कर दो इसमें बेटा, यूनिट वेक्टर अटैच कर दो। अब ये कौन सी डायरेक्शन है, ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या रटाया था, आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप, जेड एक्सिस के अलोंग के कैप, तो यहां पर मैं आई कैप अटैच कर दूं, कैसा रहे? बहुत बढ़िया। और ये ए साइन थीटा जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग है, तो इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो जे कैप होता है, तो यहां जे कैप अटैच कर दो। अब देखिए ये बिल्कुल कंप्लीट स्टेटमेंट हो गया, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। ए वेक्टर इज कंपोज्ड ऑफ ए कॉस थीटा एंड ए साइन थीटा। एक वेरिफिकेशन करके देख लो, किसी भी, मैंने बताया था कि अगर कोई भी वेक्टर ए वेक्टर इस प्रकार से दिया जाता है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर होता है। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो क्या बनेगा, अंडर रूट ए कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना घर पर आराम से, ये ए आ जाएगा, और आना ही चाहिए क्योंकि वो था ए। तो बोलो वेक्टर एडिशन रेजोल्यूशन का अपोजिट प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ? देखिए बच्चों, अब रिजोल्यूशन का यूज वेक्टर्स के एडिशन में कैसे करते हैं वो मैं बता रहा हूं। जैसे कि एक पार्टिकल है और इस पर 3 फोर्स लग रहे हैं, 4 न्यूटन, 2 न्यूटन, 4√2 न्यूटन। 4√2 न्यूटन बीचों बीच में लग रहा है। अब टोटल फोर्स कितना लग रहा है पार्टिकल पर, वही अगर उस रूट से जाएंगे कि पहले 4 और 2 को ऐड करेंगे और फिर उनके एडिशन को 4√2 से ऐड करेंगे, तो ये बहुत टीडियस हो जाएगा, ये ऐसे नहीं होगा। इसमें क्या करेंगे, 4√2 को, एक्चुअली इसमें क्या करते हैं, जो वेक्टर ऐसे होते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग, उनको मत टेम्पर कीजिए, उनको वैसा का वैसा रहने दीजिए। लेकिन जो ऑब्लिक डायरेक्शन में वेक्टर होते हैं, तिरछे होते हैं, उनको रिजॉल्व कर लेना चाहिए, उनको तोड़ लेना चाहिए इधर और इधर। और वंस द रिजोल्यूशन इज डन, ये 4√2 को आप भूल जाइए। आपने इसके इफेक्ट्स ले लिए ना, तो 4√2 को इसको रिजॉल्व कर लेंगे। तो रिजॉल्व करने के लिए देखिए किस डायरेक्शन से एंगल मेजर हुआ है, 45 से। तो 4√2 का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा 4√2 cos 45, और इसके अलावा जो बची हुई डायरेक्शन है उसमें हो जाएगा 4√2 sin 45। हो गया, 4√2 cos 45 यहां से मेजर किया, इस डायरेक्शन में हो जाएगा 4√2 sin 45। वंस द कंपोनेंट्स you take, discard this 4√2, there is no use of it। हटाइए इसको यहां से, उसका इफेक्ट आ गया है, अब उसको हटा दीजिए। अब सॉल्व कर लीजिए, 4√2 cos 45 कितना हो जाएगा, ये 4√2 cos 45 1/√2, ये हो जाएगा आपका 4। इसी प्रकार ये कितना हो जाएगा, 4√2 sin 45 1/√2, ये भी 4 हो जाएगा। अब क्या हुआ कि एक 4 यहां पहले से लगा हुआ था, एक 4 और आ गया। तो अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो खुश हो जाओ बिल्कुल, क्योंकि फिर वो सिंपली ऐड हो जाएंगे।
एक 4 ये हो गया, एक 4 ये हो गया, तो 4 और 4 कितना हो गया? 8 न्यूटन। 4 और 4 कितना हो गया? 8 न्यूटन। क्या समझे? हो गया ना? अच्छा, ऐसे यहां 2 लगा हुआ था, एक कंपोनेंट आ गया 4 का, तो 2 और 4 कितना हो गया? 2 और 4 सिंपली जुड़ जाएंगे, एक सेम डायरेक्शन में होते हैं तो सिंपली जुड़ जाते हैं। जैसे बचपन से जोड़ते आ रहे हैं, 2 + 4 कितना होता है? 6 न्यूटन। सेम डायरेक्शन में होते हैं तो सिंपली ऐड हो जाते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में होते तो बड़े वेक्टर में से छोटे वेक्टर का मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो जाता। तो 8 न्यूटन और 6 न्यूटन। अब इनका रिजल्टेंट निकाल लो। 8 और 6 का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 10। कैसे? √8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर से 10 हो जाएगा। तो ये रिजल्टेंट फोर्स जो इस ओ पार्टिकल पर लग रहा है वो 10 न्यूटन है। डायरेक्शन और बता दो भाई, डायरेक्शन बहुत, वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन बतानी भी बहुत जरूरी है भाई। डायरेक्शन कितनी होगी? ये वही tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 6/8। अरे फिर से वही आ गया, ये तो अल्फा इज इक्वल टू 37 डिग्री। अब तो हम एक्सपर्ट हो गए ना, इसमें समझ गए कि अल्फा 37 होगा। देखिए बच्चों, अब ये एक और प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स कर लोगे उतना तभी एक्सपर्ट हो पाओगे इसमें ना, क्योंकि कोई एक श्योर शॉर्ट तरीका नहीं होता है, और प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए तो सही रहता है। जैसे ये वही फिर से एक पार्टिकल है ओ, इस पर 3 फोर्स लग रहे हैं, 8 और 6 और 15। ठीक है, उस पर ध्यान मत देना कि 15 6 से मतलब उतना बड़ा होना चाहिए, क्योंकि मैंने बिना इंस्ट्रूमेंट के बनाया है, तो ठीक है। हाँ? इस पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है? अब इसको कैसे करेंगे, है ना? वीडियो पॉज करिए और फिर उसको कीजिए। पर चलिए ठीक है, अब मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं। देखिए 8 और 6 ये सीधे सीधे लगे हुए हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग, इनको मत टेम्पर कीजिए आप जो। ठीक है, ये ऑब्लिक वेक्टर है, इसको इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो 15 न्यूटन को अगर रिजॉल्व करेंगे, तो 15 न्यूटन को रिजॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 15 न्यूटन को रिजॉल्व करेंगे तो 15। अब देखिए एंगल इधर से मेजर किया है, तो जिस डायरेक्शन से एंगल मेजर किया है उस डायरेक्शन में आएगा cos 37, और रिमेनिंग डायरेक्शन में आ जाएगा sin 37। ठीक है, कई बार बच्चों को ये भी थोड़ा सा मुश्किल होता है जानने में। एक्चुअली ये इस डिजाइन का वेक्टर होगा, एक कंपोनेंट इधर जाएगा एक इधर जाएगा। अगर वेक्टर इस डिजाइन का होगा तो एक कंपोनेंट इधर जाएगा एक कंपोनेंट इधर जाएगा। अगर वेक्टर इस डिजाइन का होगा तो एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा। तो ये वेक्टर इस डिजाइन का था, तो एक इधर गया एक इधर गया, तो 15 cos 37, 15 sin 37। 15 cos 37 कितना होता है? 4/5। थोड़ा सा ये अभी इसके बारे में बॉदर मत कीजिए कि कैसे होता है ये। ठीक है, तो 4/5 और 5 3 15 3 4 12 हो गया ये। और ये 15 sin 37 कितना हो गया? 15 sin 37 3/5, और ये 9 हो गया। अब एक बार रिजोल्यूशन कर लिया ना, तो स्टॉप थिंकिंग अबाउट दिस वेक्टर। ठीक है, मिटाने की जरूरत नहीं है, बट मतलब उसको ध्यान देना बंद कर दीजिए। बिल्कुल ओपन हो गया और बहुत सिंपल हो जाता है। अब देखिए कैसे, ये 6 न्यूटन पहले से लगा हुआ था, 12 न्यूटन और आ गया, तो दोनों कोलिनियर हैं एक ही डायरेक्शन में, तो 6 और 12 18 है, 6 and 12 18 हो जाएंगे, तो ये 18 हो गया। अब ये 9 और ये 8, ये 9 और ये 8, यहां पर भी एक सुविधा है। अगर दो वेक्टर, एक कन्वीनियंस ये भी है कि इफ द टू वेक्टर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट? द शॉर्टर वन गेट्स सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द बिगर वन। तो 9 इज बिगर, 8 इज शॉर्टर, 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सब्ट्रैक्ट भले ही हो रहे हैं 9 में से 8, लेकिन ये है वेक्टर एडिशन, तो 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट हो गए तो क्या बचा? 1। 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट हो गए तो क्या बचा? 1। अब इस O पार्टिकल पर दो फोर्स हो गए, एक 18 न्यूटन एक 1 न्यूटन, एक 18 न्यूटन एक 1 न्यूटन। अब इनका रिजल्टेंट कितना होगा? पाइथागोरस थ्योरम से कर लेंगे।
ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 18 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 325, 324 प्लस 1 325, लगभग 18 ही होगा वो, पर वो कोई इशू नहीं है। तो और कोई एंगल पूछे तो ये tan अल्फा इजकल टू 18/1, ये 18 है ना, तो ये भी 18 हो जाएगा, और tan अल्फा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस से tan अल्फा इजकल टू 18, तो अल्फा इजकल टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स 18। अभी इसकी वैल्यू कितनी होती है ये बॉदर करने की जरूरत नहीं है। देखिए बच्चों एक और प्रॉब्लम, ये एक स्ट्रिंग है और इससे 2 kg का एक ब्लॉक सस्पेंडेड है, ठीक है। अब हमने इस पर एक यहां कहीं भी एक फोर्स लगा रहे हैं हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाने पर ये फोर्स पता नहीं कैसा है, लेकिन इस फोर्स ने क्या कमाल दिखाया कि ये इसको इसने ऐसे साइड कर दिया, ऐसे है ना, ये फोर्स इस पर लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ये देखा गया कि ये जो अपर एंड है वो वर्टिकल डाउनवर्ड से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। सो कैन यू टेल मी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विच इज just required to pull this string up to an angle of 45 degree with the lower vertical? कितना होगी इस फोर्स की वैल्यू जो ये काम कर सकती है कि इसको 45 डिग्री तक ले जाए? एक मिनट, ये एंगल को 45 के बजाय मैं 30 कर देता हूं, तो थोड़ा सा मतलब वो स्पेशल केस जैसा नहीं लगेगा और वो समझने में आसान होगा, ठीक है। तो ये एफ हो गया। अब ये एफ का रिश्ता क्या होगा? अब ये वैसे तो ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर की प्रॉब्लम है और वहां समझाएंगे तो इजीली समझ में आएगा, लेकिन अब अगर थोड़ा बहुत जिन बच्चों ने 9th में पढ़ा होगा तो वो समझ जाएंगे इसको, है ना। वो कैसे, देखिए अब इसमें क्या करते हैं, ये सिंपल है कि 2 kg का एक वेट होता है, वेट वजन भार, वो होता है 2g। तो इस पॉइंट पर अगर अपन देखें तो 2g फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, एफ इस तरफ लग रहा है, और इस रस्सी में टेंशन टी है। तो मैं क्या बोला, टेंशन, टेंशन एक फोर्स होता है जो जब स्ट्रिंग टाउट हो जाती है तो उसमें जनरेट हो जाता है, और ये ऐसे पेयर में होता है, ठीक है। ये वाला जो टी है वो तो सपोर्ट पे लग रहा है, सपोर्ट इज स्ट्रॉन्ग इनफ, और ये टी इस पॉइंट पे लग रहा है। अब इस पॉइंट पर 3 फोर्स हो गए, एफ, एक तो एफ हो गया जो हमने अप्लाइड किया है, और एक 2g हो गया, और एक टी हो गया। अब ये पॉइंट कैसा है, स्टेशनरी। इसका मतलब क्या है, इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 होगा, इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 होगा। क्या समझे? अब इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 होगा। बस इसी प्रॉपर्टी को लेकर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? इसमें ये F ऐसे है, 2g ऐसे है, T ऐसे है, तो ये तो x एक्सिस के अलॉन्ग है, ये y एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इसको तो हम टेम्पर करेंगे नहीं। लेकिन ये जो T है ये तिरछा फोर्स है, ऑब्लिक है, ये तो ऑब्लिक डायरेक्शन में है, तो इसको रिजॉल्व कर लेंगे। तो T का जो कंपोनेंट होगा वो ऐसे ऐसे डिजाइन के होंगे, मैंने बताया था ना इस टाइप का वेक्टर होता है तो ऐसे ऐसे वेक्टर कंपोनेंट होते हैं ना, तो ये होंगे। अब ये कितना हो जाएगा T, अब वो कंपोनेंट कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू पता करनी पड़ेगी, तो उसके लिए फिर ज्योमेट्री की हेल्प लेंगे। ये देखो ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है, तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। कैसे होगा मालूम है सब बच्चों को? ऑल्टरनेट एंगल से। बस एक एंगल मालूम पड़ गया, फिर बस दूसरे के चक्कर में तो पड़ना ही नहीं है। ये मालूम पड़ गया तो इस पर तो ध्यान देना नहीं है, नहीं तो फिर मिस्टेक हो सकती है। टी का कंपोनेंट ये 30 डिग्री एंगल है ना, 30 डिग्री, तो ये वाला कंपोनेंट एंगल 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा टी
cos 30 और ये हो जाएगा t sin 30। कैसे? जिस डायरेक्शन से एंगल मेजर किया जाता है उस डायरेक्शन में cos 30 टाइम्स कंपोनेंट और रिमेनिंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में sin 30 टाइम्स कंपोनेंट, तो t cos 30 t sin 30। अब जैसा मैंने बताया कि इक्विलिब्रियम में है तो ये इसको कैंसिल आउट करेगा, ये इसको कैंसिल आउट करेगा, मतलब ये इसको काट रहा होगा, ये इसको काट रहा होगा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? t sin 30, t sin 30 तो f के बराबर हो जाएगा और ये t cos 30 ये 2g के बराबर हो जाएगा। t cos 30 2g के बराबर हो जाएगा। डिवाइड लगा दो, तो डिवाइड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? t से t कट जाएगा, sin 30 अपॉन cos 30 tan 30 इज इक्वल टू f अपॉन 2g। tan 30 1 अपॉन √3 होता है, 2g का मतलब g की वैल्यू 10 मान लें या 9.8 मान लें, वो चॉइस है आपकी। 20 अपॉन √3 न्यूटन ऐसा हो जाएगा। f इज इक्वल टू 20 अपॉन √3 न्यूटन। देखिए बच्चों एक और प्रॉब्लम है ना, ये दो स्ट्रिंग है और ये दो स्ट्रिंग है और ये इनसे एक 5 kg का एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया मैंने कन्वीनियंस के लिए, और वो इनसे सस्पेंडेड है एंड द स्ट्रिंग्स आर एट एन एंगल ऑफ, strings are tied such that this string makes an angle 30 degree and this string makes an angle 60 degree with the vertical। ठीक है, तो इन स्ट्रिंग्स में टेंशन T1 और T2 क्या होंगे ये बताना है। तो इस पार्टिकल का जो वेट होगा 5g मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है। इस स्ट्रिंग में टेंशन T1 है, इस स्ट्रिंग में टेंशन T2 है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम में है, दिस इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इस पॉइंट को अपन अलग से बना लेंगे। देखिए इधर तो लग रहा है T1 अपर वर्टिकल से एंगल 30, ये एंगल है T2, ये एंगल हो गया 60 और ये जो वेट है वो है 5g। ये T1 है, ये T2 है, ये 5g है। ये पॉइंट, ये जो पार्टिकल है वो रेस्ट में, इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब आपस में सब काट रहे होंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकते कि T1 बराबर T2 बराबर 5g, वैसे नहीं, मतलब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे। अब इसमें फिर वही करना पड़ेगा, क्या? रिजोल्यूशन। T1 T2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, तो T1 T2 की वैल्यूज निकालने के लिए हमें रिजोल्यूशन करना पड़ेगा। तो T1 का रिजोल्यूशन क्या होगा? चूंकि एंगल इधर से नापा गया है तो T1 cos 30 तो इधर हो जाएगा और T1 sin 30 इधर हो जाएगा। जिस डायरेक्शन से एंगल है उस डायरेक्शन में cos थीटा टाइम्स। T2 जो है इधर से एंगल 60 है तो T2 cos 60 हो जाएगा, इधर हो जाएगा T2 sin 60। ओके, T1 cos 30, T1 sin 30, T2 cos 60, T2 sin 60। अब मैंने क्या बोला था? वंस द रिजोल्यूशन इज डन, डिस्कार्ड ओरिजिनल वेक्टर्स। इनको आप डिस्कार्ड कर दीजिए, हटाइए इनको, इनका कोई काम ही नहीं है अब, क्योंकि इनके इफेक्ट्स जो है कंसिडर किए जा चुके हैं, इसको हटा दिया होगा। ठीक है, आप लोग भले ही मत हटाना, मैंने हटा दिया है जिससे कि मैं एक्सप्लेन कर सकूं, बाकी कोई मतलब इनको ध्यान नहीं देना है, सीधी सी बात है। अब अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ये इसको काटेगा, ये इनको काटेंगे, तो इक्वेशन क्या बन जाएंगी? एक तो बन जाएगी T1 sin 30 इज इक्वल टू T2 sin 60 और ये दोनों मिलकर 5g के बराबर है, तो ये T2 cos 60 और ये T1 cos 30, देखिए बीइंग इन द सेम डायरेक्शन दे विल गेट एडेड सिंपली, तो T2 cos 60 प्लस T1 cos 30 हो गया। तो ये दोनों मिलकर 5g को बैलेंस करेंगे।
तो ये 5g हो गया। टू इक्वेशंस, टू अननोन, वेरी इजी टू सॉल्व। सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो। साइन 30 हो गया 1/2, साइन 60 हो गया √3/2, 2 से 2 कट गया, t1 इज इक्वल टू t2 √3, ये t2 cos 60 हो जाएगा 1/2 प्लस t1 इज इक्वल टू t2 √3 इज इक्वल टू 5g का मतलब 50। t1 कितना है, एक मिनट, ये t2 है cos 60 1/2 प्लस t1 कितना है t2 √3 और cos 30 कितना है √3/2 इज इक्वल टू 50। अब ये T2/2 और ये 3T2/2 ये हो जाएगा 2T2 इज इक्वल टू 50 न्यूटन। तो T2 हो जाएगा 25 न्यूटन और T1 कितना हो जाएगा T2 √3, T1 हो जाएगा 25 √3 न्यूटन। देखिए बच्चों, अब जैसे मैंने भी कंपोनेंट लेना बताया, अब जैसे ये प्रॉब्लम है, ये एक ब्लॉक है, ये एक स्प्रिंग से टाइड है और ये स्प्रिंग जो है इसके दूसरे सिरे को 10 मीटर पर सेकंड से अपन नीचे खींच रहे हैं। तो ये तो समझ में आ ही रहा होगा कि इसको नीचे खींचेंगे तो ब्लॉक इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे स्लाइड मारेगा। तो अगर मैं इसको 10 मीटर पर सेकंड से नीचे खींचूंगा तो ये ब्लॉक की इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के अलोंग वेलोसिटी क्या होगी, बताइए। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पक्का है कि ये एक ही स्ट्रिंग है, तो इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, तो स्ट्रिंग के इस पार्ट की जो शॉर्टन होने की स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड होगी। तो इस डायरेक्शन में डिस्टेंस स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। तो ऐसा, अब ऐसा कर देते हैं कई बार बच्चे कि ये 10 मीटर पर सेकंड है, वो उसकी इस डायरेक्शन में जो स्पीड होगी वो 10 cos 37 हो जाएगी। मतलब आंसर हो जाएगा 10 cos 37 के हिसाब से 8, मतलब ब्लॉक की स्पीड 8 हो जाएगी। लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। ये भी मालूम होना चाहिए कि इसका कंपोनेंट इधर लेना है कि इधर का कंपोनेंट इधर लेना है। वास्तव में ये क्वेश्चन ऐसे होगा कि माना इसकी स्पीड v है, वेलोसिटी v है, तो v का जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा वो कितना आएगा, v cos 37 आएगा, v cos 37 आएगा। वो v cos 37 होगा 10। अब cos 37 कितना होता है, 4/5 इज इक्वल टू 10। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50/4, दैट इज 12.5 मीटर पर सेकंड। यानी ये ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे 12.5 मीटर पर सेकंड से चलेगा। यहाँ v का कंपोनेंट होगा v cos 37 और ये 10 के बराबर होगा। अब ये होगा कैसे, ये मैं तुम लोगों को अपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जब आप कांस्टेंट के क्वेश्चंस करेंगे तब बताऊंगा। दो टाइप से कर सकते हैं। तो ज्योमेट्रिकली, मतलब जैसे एक्चुअली में क्या है कि जब अपन ऐसे परपेंडिकुलर फॉल कर देते हैं, ठीक है, तो स्ट्रिंग जो पहले ये पार्ट था स्ट्रिंग का, अब कुछ समय बाद ये पार्ट इलोंगेट हो जाएगा और ये शॉर्ट हो जाएगा। तो कुछ समय बाद मान लो ब्लॉक यहाँ पहुंच गया सपोज, तो स्ट्रिंग का पार्ट ये रह जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, तो वास्तव में ये वेलोसिटी इस वेक्टर और इस वेक्टर के एडिशन से मिलकर बनती है। तो ये है पेरेंट वेक्टर और ये है उसके डॉटर वेक्टर्स, इसके और इसके एडिशन से मिलकर बनती है। तो कि जब ये ब्लॉक इधर चलेगा तो इस डायरेक्शन में भी शॉर्टनिंग होगी, इस डायरेक्शन में भी शॉर्टनिंग होगी और इस डायरेक्शन में भी ये कोऑर्डिनेट भी शॉर्ट होगा। तो इसके और इसके एडिशन से मिलकर बनती है। और इसको वैसे डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं, बट वो सब अभी बताऊंगा तो तुम लोगों को हेडेक हो जाएगा और वो मैं पोस्टपोन करूंगा। और कंस्ट्रेंट्स का जब पढ़ाऊंगा तब बहुत अच्छे से, एक नहीं काफी सारी प्रॉब्लम्स वहाँ एक्सप्लेन करेंगे इसको। देखिए बच्चों, कंपोनेंट्स का फिजिक्स में कहाँ कहाँ यूज है, इसको थोड़ा और अच्छे से फील करने के लिए एक एग्जांपल और मैंने लिखा हुआ है। ये एक ट्रायंगुलर वेज है, फिक्स्ड है ये ना वेज। ठीक है, कुछ नहीं है फिलहाल। आप ये इंक्लाइंड प्लेन है सपोज, है ना,
तो ये फिक्स्ड है और इसके ऊपर ये m मास का ब्लॉक है और जो कि ये स्मूथ है और ये स्लाइड करेगा ऑब्वियसली, है ना। तो इसमें कौन कौन से फोर्सेस लेते हैं और उनको किस प्रकार से उनका होता है, देखिए। अब इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, अब ये वैसे तो न्यूटन लॉज में समझ में आएगा, लेकिन अब बात चल रही है तो मैं थोड़ा सा बता दूंगा तो वहां फिर रिवीजन हो जाएगा ना फिर। ओके, देखिए एक तो वेट लगेगा इस पर और वेट हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड होता है, तो ये mg हो जाएगा। अब बताओ ये m मास का ब्लॉक इस वेज के ऊपर रखा है तो उसको प्रेस कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, उसको दबा रहा होगा, कांटेक्ट, तो एक कांटेक्ट फोर्स जनरेट होगा। जो यहाँ पर कांटेक्ट फोर्स जनरेट होता है उसे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। वो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा वो ऐसे हो जाएगा। अब ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अगर ये स्मूथ नहीं होता तो यहाँ एक फ्रिक्शन फोर्स भी आता, लेकिन मैंने स्मूथ कह के उसको फ्रिक्शन को रूल आउट कर दिया है। अब मैं ये पूछूं कि इस एन का mg से क्या रिलेशन होगा, कोई बता सकता है मेरे को एन का mg से क्या रिलेशन होगा? अपोजिट तो है नहीं है, सीधे अपोजिट होते तो मैं n इजिकल टू mg लिख देता। अब इस n का mg से क्या रिलेशन होगा, ये जानने के लिए मुझे इस mg को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए एक तो इस डायरेक्शन को चुनते हैं परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन और एक अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, ऐसी दो डायरेक्शन होती हैं। अब mg का इस डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा, इस डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा, बताइए। ये mg cos थीटा होगा कि ये mg cos थीटा होगा, ऐसे कोई नहीं बता सकता है। पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये एंगल थीटा है कि ये एंगल थीटा है। तो जाहिर है कि ये एंगल थीटा है। कैसे, देखिए इसको अपन ऐसे एक्सटेंड कर दें, ये थीटा है तो ये 90 है। अब ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो ये 90 ये थीटा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब ये पूरा एंगल 90 है और इसमें अगर ये 90 माइनस थीटा हो गया तो इसको थीटा होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा, तो ये थीटा हो जाएगा। ये mg cos थीटा और ये mg sin थीटा। अब इस डायरेक्शन में चूंकि कोई मोशन नहीं है तो इक्वेशन क्या बन जाती है, n इजिकल टू mg cos थीटा। और ये mg sin थीटा क्या करता है, अगर कोई फ्रिक्शन होता तो हो सकता है वो mg sin थीटा को बैलेंस कर लेता, लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं है तो mg sin थीटा की वजह से ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मोशन करने लगेगा, एक्सेलरेटेड मोशन करने लगेगा, एक्सेलरेटेड मोशन करने लगेगा इस डायरेक्शन। देखिए बच्चों, अब ये जो प्रॉब्लम है इसमें 4 फोर्सेस हैं। 8 न्यूटन इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलोंग है, 10 न्यूटन 37 डिग्री पर है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया। 6√3 न्यूटन नेगेटिव एक्सिस से 30 डिग्री पर है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, और ये 6 न्यूटन है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस से 30 डिग्री के एंगल पर। एक पार्टिकल पे 4 फोर्सेस लग रहे हैं, 8, 10, 6√3 और 6। अब इनका टोटल फोर्स कितना होगा इस पार्टिकल पर, ये आप लोग सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए इसका आंसर क्या होगा। बच्चों इस प्रॉब्लम का आंसर भी आप सॉल्व कीजिए और इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे को बताइए। देखो बच्चों, आज जो हमने रिजोल्यूशन की प्रॉब्लम कराई थी, तो ये तो मैंने ऐसे डायग्रामेटिकली कराया। आप जल्दी जल्दी करना चाहो तो जो कंपोनेंट्स किए थे ना, उनके संग तुरंत यूनिट वेक्टर अटैच करते चले जाया करो। जैसे इस तरफ वाले जितने भी कंपोनेंट थे वो उनके संग आई कैप अटैच कर दो, इस तरफ वाले कंपोनेंट के उनको जे कैप कर लो, इस तरफ वाले को माइनस आई, इस तरफ को माइनस जे,
इधर वाला भी होता तो उसको प्लस के लिख लेते और फिर उन सबको क्लब करके लिखकर और फिर जो मैंने बताया था उससे फटाफट हो जाता है वो, है ना। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, वैसे भी कर लेना, है ना। तो बेटा ये जो जो पार्ट था वो वेक्टर एडिशन का था फिजिक्स में। मैं अभी बताना इतना ही बताना चाहता हूँ, फिर अलग अलग चैप्टर में जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आती जाएंगी तो और ज़्यादा प्रैक्टिस होती जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में मैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दोनों ही उसको सम अप करने की कोशिश करूँगा।